पॉलिटी या राजनीति की बात करते हैं ना, तो उससे पहले हमें जरा थोड़ा सा हिस्ट्री के बैकग्राउंड में जाना होगा। क्यों? अगर मैं सीधे बता दूं आपको क्योंकि 70-73 के एक्ट से प्रारंभ कर दूं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। आपको समझ में आएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, मैं ये भी बता दूंगा कौन क्यों आया, क्यों लेके आया, कौन लेके आया, मकसद क्या था। लेकिन जरा उससे थोड़ा पीछे चलते, जैसे जैसे कि हम बात करते हैं 20 मई 1498 की। 20 मई 1498 की आप बोलोगे सर ये कौन सी डेट है? तो देखिए ये डेट है जब एक पुर्तगाल का नाविक, ध्यान रखना आपको बस समझते जाना है। दूसरी बात, मेन बात, खास बात ये है कि आप जो है एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठे, क्योंकि जब मैं ये पूरा अपना जो पॉलिटी का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा एसआई का, तब आप एग्जाम से पहले 10-15 दिन पहले इसे एक बार पूरी नोट्स के रूप में रिवाइज कर ले। आपको पीवाईक्यू वगैरह क्लास लेने की जरूरत पड़े तो ले लेना, वो अलग बात है, अलग विषय है वो, लेकिन आप इसके नोट्स जरूर बना ले, ठीक है। आपको जो जो महत्वपूर्ण लगे, और मैं खुद बता रहा हूँ महत्वपूर्ण है तो महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो आप वो लिख ही लेना ताकि बेहतर आपके समझ में आ जाए। चलिए तो देखिए बात है 20 मई 1498 की। एक पुर्तगाल का नाविक जो कि अपने जहाजों के साथ में भारत पहुंचता है, आप सभी को पता है नाम है उसका वास्को डी गामा। जरा ये भी सोच लीजिए, क्या वास्को डी गामा खुद पहुंचा था भारत? उसे हिंद महासागर का पता था कि हिंद महासागर का यही रास्ता भारत जाता है, भारत के पश्चिमी छोर पर पहुंचता है, केरल के कालीकट तट पर पहुंचता है, ये पता था? नहीं, ये इसको पता नहीं था। वास्को डी गामा को ये पता था गुजरात का एक व्यापारी था जिसका नाम अब्दुल मजीद था, ठीक है। उसी ने वास्को डी गामा को रास्ता दिखाया और ये 20 मई 1498 को भारत पहुंचा। भारत पहुंचने के बाद में इसने कुछ व्यापार शुरू किया भारत में, ठीक है। भारत में व्यापार शुरू करने के बाद में इस भारत, आप सभी को पता है, भारत विश्व में ऑलरेडी अपने मसालों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। वो मसाले, भारत के मसाले अपने देश से यूरोप ले गया और उन्हीं मसालों को उसने जो है 60 गुना मुनाफे पर बेचा। कितने गुना मुनाफे पर? 60 गुना। और इसी मुनाफे की गूंज जब लंदन पहुंची तो वहां के व्यापारियों ने एक ग्रुप बनाया। आप सोचो अगर आपके पास में कोई मुनाफे की चीज है किसी दोस्त के पास में, तो आप भी तो ये चाहोगे ना कि दोस्त का मुनाफा हो रहा है तो हमारा भी हो। वही हुआ, जब इसकी गूंज जो है लंदन पहुंची तो वहां के व्यापारियों को भी यही लगा कि हमें भी जाना चाहिए भारत, हम भी जा सकते हैं। इसलिए 31 दिसंबर 1600, याद रखना ये डेट है वास्को डी गामा। वास्को कहां पहुंचा? इंडिया पहुंचा था। लेकिन अब बात करते हैं 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर सन 1600। अब ये क्या डेट है? ये डेट है जब एक कंपनी का गठन हुआ। कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक साई चार्टर, चार्टर का मतलब होता है आदेश पत्र, एक साई चार्टर था कि एक आदेश पत्र साइन किया और इस कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 सालों के लिए, कितने सालों के लिए? 15 ईयर, ठीक है, 15 सालों के लिए भारत के साथ व्यापार करने का मोनोपोली दे दिया। मोनोपोली मतलब एकाधिकार दे दिया। अब खास बात ये थी कि क्या अब और भी तो कोई ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भारत आ सकते हैं? नहीं, इंग्लैंड से अब और कोई कंपनी भारत नहीं आ सकती, यानी इंग्लैंड की कोई और कंपनी अब भारत नहीं आ सकती क्योंकि वो आ चुकी है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये चीज आपको बिल्कुल याद रखनी। अब देखिए भारत तो, अंग्रेज तो भारत आ गए, लेकिन उस समय मुगलों का भारत में जलवा था। क्यों? ये आके बने थे 1608 या उससे पहले, लेकिन हम 1600 से मान के चल रहे हैं क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी उस वक्त बनी। लेकिन उस समय मुगलों का जो है भारत में जलवा था। 1608 और 1615, 1608 में तो कैप्टन हॉकिंस और 1615 के अंदर जो सर थॉमस रो है, ये दोनों मुगल दरबार में पहुंचे थे, जहांगीर के दरबार में। उस समय मुगल सम्राट कौन था? जहांगीर, ठीक है। और इन्हीं के दरबार में, जहांगीर के दरबार में इन दोनों ने कहा था, अलग अलग डेट अलग अलग है, मैं एक साथ बता रहा हूँ, 8 और 15, ठीक है, कि हमें जो है व्यापार की अनुमति दे दीजिए। व्यापार की अनुमति भी मिल गई। लेकिन जैसे जैसे मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ और अंग्रेजों को भी ये पता चल गया कि जो भारतीय राजा है वो आपस में ही लड़ रहे हैं, और अंग्रेजों, आप याद रखें अंग्रेजों की नीति क्या थी? व्यापार। वो किस लिए आए थे? व्यापार करने। लेकिन अंग्रेजों ने जब ये देखा ना कि भारतीय राजा आपस में लड़ रहे हैं, तो अंग्रेजों ने अपनी नीति बदल दी
और हाथ में तलवार उठा ली। और इसी सोच ने दो युद्ध को जन्म दिया, जिसे हम बोलते हैं, एक तो है अपने 1757, जिसे हम बोलते हैं वॉर ऑफ प्लासी का युद्ध, और एक होता है अपने 1764, जिसे हम बोलते हैं बक्सर का युद्ध, वॉर ऑफ बक्सर। ठीक है। अब देखिए ये दोनों जंग, एक ये और एक ये, 1757 प्लासी का युद्ध, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को धोखे से हराया, और यहाँ से अंग्रेजों की जो राजनीतिक जो पकड़ है ना वो मजबूत हो गई। लेकिन 1764 ये सबसे निर्णायक था। कैसे? इसके अंदर अंग्रेजी जो सेना का नेतृत्व करा था उसका नाम था हेक्टर मुनरो। क्या नाम था? हेक्टर मुनरो। उस एक अकेले अर्थात अंग्रेजी की फौज और हेक्टर मुनरो की सोच, इन्होंने एक तो भारत में मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड, याद रखना, मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड, एक अवध के नवाब और एक बंगाल के नवाब, इन तीनों की संयुक्त सेना को हरा दिया था हेक्टर मुनरो ने 1764 के बक्सर के युद्ध में। समझ में आ गई बात? और इन दोनों का परिणाम ये निकला, 1765, हाँ ये क्या ना 1765 एक संधि होती है इलाहाबाद की संधि। ठीक है, संधि होती है इलाहाबाद की संधि। अंग्रेजों को इसी संधि के तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों की दीवानी का अधिकार दे दिया गया। दीवानी का अधिकार का मतलब होता है टैक्स वसूलने का हक दे दिया उनको। टैक्स वसूलने का हक, आप बोल सकते हो टैक्स रेवेन्यू, जो हम बोलते हैं ना, वो रेवेन्यू कलेक्टर, वो बोल सकते हो आप। ठीक है, कलेक्टर बन गए, दीवान अर्थात के कलेक्टर बन गए। तो अब जो ये व्यापारी नहीं रहे थे, अंग्रेज अब व्यापारी नहीं रहे, ये अब दीवान अर्थात के कलेक्टर बन चुके थे। जब ये, आप सोचो, ईस्ट इंडिया कंपनी में कर्मचारी जो है बाहर से इतना पैसा ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये तो अमीर होंगे। और मान लो आप किसी दूसरे देश में जब कमाने जाओगे और वहां कमा लिया तो वापस अपने देश में आओ ना, क्योंकि आपका परिवार यहाँ, आपके बेटा बेटी सब कुछ यही है, तो भारत में ही वापस आओगे। इन्होंने भी वही किया। अंग्रेजी जो कर्मचारी थे ना, ये कंपनी याद रखना, इसके काम करने वाले कर्मचारी, वो कर्मचारी यहाँ से पैसा लेकर मालामाल हो गए, तो अब वो अपने देश चले गए। वो तो देश चले गए, इनके कर्मचारी अमीर हो गए, लेकिन कंपनी चली गई घाटे में। ध्यान से सुना, कंप्लीट थ्योरी समझा दूंगा। ठीक है, कंपनी चली गई घाटे में। क्यों? क्योंकि जैसे ही अंग्रेजों के पास पैसा आया, कंपनी के कर्मचारी क्या हो गए? भ्रष्ट, और वो भारत को लूटकर अमीर होने लगे और कंपनी घाटे में चली गई। और इसी अव्यवस्था को सुधारने के लिए ब्रिटिश संसद ने पहली बार लिखित नियम बनाकर भेजे, जिसे हम बोलते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या बोलते हैं? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आगे बात समझ में कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया, किस लिए लाया गया। अब देखिए, इस रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर नियम बनाकर भेजे गए भारत में। अब नियम क्या थे? एक तो बंगाल का जो गवर्नर था, उसका पद का जो नाम बदल दिया। बंगाल के गवर्नर का पद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल, मतलब कि गवर्नर क्या के जनरल लगा दिया। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे, ऐसे व्यक्ति का नाम है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। क्या नाम है? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ये पहले क्या है? जी गवर्नर जनरल। ठीक है, अब देखिए, और इसी के अधीन, मतलब कि बंगाल के अधीन ही मद्रास और बॉम्बे, उनके जो गवर्नर थे वह अभी इनके अधीन हो गए थे। ठीक है, अब देखिए 1773, अब याद रखना आप 1774 में एक बहुत अच्छी बात हुई। 1774 कलकत्ता में एसी की स्थापना होती है, अर्थात की सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। इसके न्यायाधीश थे पहले, जब पहली बार बने थे, सर एलिजा एम्पे थे। ठीक है, उस वक्त तो इनके साथ में 3 ही जज थे। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना 1773 के एक्ट के अनुसार 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। इस एक्ट के जरिए एक चीज बहुत अच्छी हो गई कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीयों से उपहार
अर्थात की गिफ्ट लेने पर हमेशा के लिए प्रतिबंध अर्थात की बैन लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? बैन लगा दिया गया। अब देखिए 1773 के एक्ट में गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच शक्तियों को लेकर झगड़ा होने लगा। किनके बीच में? गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। सुप्रीम कोर्ट बोले मैं बड़ा, तो गवर्नर जनरल बोले मैं बड़ा, तो गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच शक्तियों को लेकर झगड़ा हो गया, ताकत को लेकर, ठीक है। और इन दोनों के फैसले को सुलझाने के लिए एक एक्ट आया जिसे हम बोलते हैं 1781 का एक्ट। क्या बोलते हैं? 1781 का एक्ट, जिसे हम बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या बोलते हैं? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो 1781 का एक्ट आता है, 1781 का एक्ट सेटलमेंट एक्ट, ठीक है। लेकिन जब 1781 का एक्ट आया, इसने क्या किया? गवर्नर जनरल को कोर्ट से थोड़ी आजादी दे दी। गवर्नर जनरल को कोर्ट से थोड़ी आजादी दे दी, ठीक है। लेकिन 1781 के बाद में 1781 के बाद में 3 साल अर्थात कि चौथे साल 1784 को वापस एक एक्ट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट। क्या आता है? पिट्स इंडिया एक्ट। अब देखिए पिट्स इंडिया एक्ट में ये हुआ कि ब्रिटिश जो पीएम थे विलियम पिट, उसने कंपनी के काम को 2 हिस्सों में बांट दिया। अब आप बोलो कि कंपनी के काम को 2 हिस्सों में कैसे बांटा? तो देखिए वो ऐसे बांटा, 2 हिस्सों में बांट दिया। कैसे? एक तो है COD। क्या है? COD। पहले आप इसका मतलब, COD का मतलब होता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक तो इसके लिए बांट दिया। एक होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक तो होता है ये, एक होता है ये। अब देखिए 2 हिस्सों में कंपनी को काम में बांट दिया, कंट्रोल ऑफ डायरेक्ट सॉरी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो COD है ना अर्थात कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इनको बोला गया कि आप केवल व्यापारिक मामले देखेंगे। क्या करेंगे? ओनली फॉर व्यापारिक मामले देखेंगे। लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इसमें 6 सदस्य भी हुआ करते थे, जो कि आपके जैसे राजनीतिक हो गए, सैन्य हो गए, जैसे राजस्व हो गए, ये मामले कौन देखेगा? BOC अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ना वो ब्रिटिश सरकार के हाथ में था। देखिए एक बात और मैं समझा दो आपको, मैं चाहता तो आपको सीधे भी बता सकता था कि 1773 के एक्ट में यही हुआ। मैंने थोड़ा आपको विस्तारपूर्वक थोड़ी सी इसलिए समझाया ताकि आपकी चीजें जो दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। अब जब भी आपने कभी सुना होगा, बचपन में जब हम कहानियां सुनते थे ना तो बड़े ध्यान से सुनते थे ना। हिस्ट्री आज भी पढ़ते हैं हम, तो किसी राजा की कोई कहानी आती है, वीर कथा आती है, तो हम उसे ध्यान से सुनते हैं, है ना। उसे ध्यान से पढ़ते हैं कि यार क्या राजा था, क्या लड़ाई लड़ी है, क्या योद्धा था, इतनी सी उम्र में इतना सब कुछ कर गया। तो जब हम वैसी चीजें देखते हैं ना तो हमारा ध्यान जो डाइवर्ट होता है, किसमें? पढ़ाई नहीं रहता है, दूसरी तरफ नहीं जा सकता जब हम ऐसी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी चलेंगे ना, कहानी की तरह आपको लेकर चलूंगा ना, तो आपकी चीजें आराम से क्लियर हो जाएगी और समझ में भी आएगी, वरना ऐसे बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, ठीक है। चलिए वापस नहीं आप, इसमें 6 सदस्य थे और जो आपके राजनीतिक हो गए, सैन्य, राजस्व, ये मामले कौन देखेगा? आपकी BOC अर्थात की बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और ये सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथ में था, ये सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथ में था। अब देखिए पहली बार इसी एक्ट के तहत 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसी में ही पहली बार जो भारतीय क्षेत्र है उनको सरकारी तौर पर ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, ठीक है। अब हमने यहाँ ये सारी चीजें पढ़ी, अब इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, जैसे कि हमारे लिए महत्वपूर्ण 1498 तो सभी को याद रहता है, ये याद रखना नहीं। 65 इलाहाबाद की संधि आपको याद रखनी। क्यों? क्योंकि इलाहाबाद की संधि के अंदर हमने जो है उनको दीवानी का अधिकार दिया था, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्टर बना दिया एक तरीके से उनको, ठीक है। एक 1773 का एक्ट तो याद रखना ही रखना है। क्यों? क्योंकि ये पहला लिखित प्रशासन था। दूसरी बात, इसमें गवर्नर जनरल बने थे आपके लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बने थे। और 1774 के अंदर आपके कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। और 1781 का जो आप एग्जाम में बस इतना ही पूछता है 81 के अंदर कि जो आपके एक्ट ऑफ सेटलमेंट है वो किस सन को आया था, तो 1781 के आया था, ठीक है। बस इतना याद रखना। 1784 में याद रखना पिट्स इंडिया एक्ट, ये आपको थोड़ी सी चीजें याद रखनी। क्यों? क्योंकि इसने जो है कार्य को 2 भागों में बांट दिया था, मतलब एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि राजनीतिक मामले, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अर्थात कि व्यापार का बंटवारा कर दिया इसने 1784। सारी चीजें समझ में आ गई। अब देखिए हमने अभी तक देखा है कि अंग्रेजों ने कैसे जो है 1784 तक कंपनी के व्यापार और राजनीतिक इन दोनों को अलग अलग कर दिया। ध्यान रखना, अब जब भी सुनते जाएंगे मैं कुछ भी पीछे नहीं छोड़ूंगा, आप बस सुनते जाना।
हमने अभी देखा दोनों कामों को अलग अलग बांट दिया, अलग अलग बांट दिया, काम और राजनीति और व्यापार। अब हम उस दौर में मतलब प्रवेश करेंगे जहां ब्रिटिश संसद धीरे धीरे कंपनी के हाथ से भारत को छीनकर अपने कब्जे में लेगी। ठीक, हम 1793 से 1853 है वहां तक अब चार्ट देखेंगे, जो चार्टर है वो देखेंगे, अधिनियम उनको पढ़ेंगे, जिन्होंने यही वो जो चार्टर है 1793 से 1853 के, जिन्होंने आधुनिक भारत के, आज के भारत के प्रशासन की नींव रखी थी। तभी तो आया 1935 का अधिनियम, इसलिए हमें वो देखना है। चलिए एक बार मैं आपको वापस समझा के ले चलता हूँ। ठीक, इसको मिटा देते हैं। आप जितना समझेंगे उतना बेहतर है, वरना पीवाईक्यू से आप, मैं ये नहीं कहता पीवाईक्यू गलत है, लेकिन एग्जाम के हिसाब से थोड़ी चीजें अंदर की पढ़नी जरूरी है, वरना आप बार बार का कब तक पढ़ोगे। अब देखिए 1784 बाद में फिर वापस एक एक्ट आता है अपने, मैंने जैसे पहले बोला था 1793, ठीक है, ये एक्ट आता है। अब इस एक्ट को हम बोलते हैं 1793 का चार्टर अधिनियम। अंग्रेजों ने तय किया था कि वे हर 20 साल में कंपनी के लाइसेंस की समीक्षा करेंगे, और इसी कड़ी में पहला चार्टर 1793 में आया। मतलब कि कंपनी के भारत में व्यापार करने के अधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया, अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। इस चार्टर में यह बोला गया कि कंपनी के जो अधिकार है वो भारत में व्यापार करने के लिए 20 सालों तक और बढ़ा दो। समझ में आ गई। अब देखिए इस एक्ट ने एक बहुत ही अन्यायपूर्ण नियम बनाया था, वो सबसे बेकार नियम था। इस एक्ट ने बहुत ही अन्यायपूर्ण नियम बनाया। कौन सा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, हमने जो पढ़ा था ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो क्या करता था, मैंने क्या बोला था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके अधीन होता है? लंदन में बैठी जो सरकार उसके अधीन में होता है, ब्रिटिश सरकार के हाथों में होता है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो लंदन में बैठकर भारत पर नियंत्रण करता था ना, उनके सदस्यों और कर्मचारियों का वेतन अब भारतीय जो राजस्व है, इंडियन रेवेन्यू, उससे दिया जाएगा। यानी काम अंग्रेजों का और पैसा हमारे देश का। आप जरा सोचो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहां पे काम कर रही है? लंदन में बैठकर। नियंत्रण किस पे करना चाहती है? कर रही है भारत पर। लेकिन उनके सदस्यों और जो कर्मचारी जो वहां पे बैठे उनका वेतन अब भारतीय राजस्व अर्थात कि इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा। यानी ये तो उल्टा हो गया, काम भी अंग्रेजों का और लेकिन पैसा हमारे देश का। इसलिए लिखित कानून है ये कि ये इसमें इसके अंदर ये स्पष्ट किया गया है कि सभी कानूनों की व्याख्या का अधिकार केवल न्यायाधीश को होगा। बस इसमें ये 3 चीजें थी। खासकर मेन बात अगर याद रखें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि लंदन में बैठकर वहां पे बैठा करता था, उसके कर्मचारियों को इंडियन रेवेन्यू से पैसा दिया जाएगा। ये वाली बात थी 1793 में। इसके बाद में एक एक्ट आता है अपने चार्टर एक्ट आता है 1813 का। कौन सा था? एक चार्टर एक्ट आता है अपने 1813 का। अब देखिए 20 साल बीत चुके थे अब तक, ठीक है, 1813 हमने पढ़ा था, वहां से 20 साल बीत चुके। अब देखिए इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आ गई, वहां के जो बाकी व्यापारी भी अब शोर मचाने लगे कि अकेली ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत से क्यों कमाए, हमें भी तो मौका दो। और इसी दबाव के कारण सरकार ने 1813 का कानून पारित किया, ठीक है, मतलब लेकर आए। अब इंग्लैंड का कोई भी नागरिक या आने के बाद में 1813 का चार्टर जो अधिनियम आने के बाद में इंग्लैंड का कोई भी नागरिक भारत आकर व्यापार कर सकता था। और मतलब अगर हम इसका जो है एक्सपेक्टेशन देखें अर्थात कि अपवाद देखें तो केवल चाय की व्यापार और चीन जो चाइना है उस देश के साथ, चाइना देश के साथ भी व्यापार कंपनी का अधिकार बना रहा। और याद रखना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसका अपवाद कि इस 1813 के अंदर केवल चाय के और जो चीन के साथ व्यापार है, बस कंपनी का एकाधिकार दो चीजों पर बना रहा, चाय और चीन। एकाधिकार किस पे बना रहा? चाय और चीन पे बना रहा। 1813 में एक सबसे बढ़िया बात ये हुई, अब वो एक कागजी तौर है। कैसे? ध्यान से सुनो। पहली बार भारतीयों को शिक्षा 1813 के अंदर ये बोला गया, पहली बार भारतीयों को शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख, कितने? 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। अंग्रेजों का मकसद हमें शिक्षित करना नहीं था। अब ये मत सोचना कि वो 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं हमें मतलब कि शिक्षित करने से, नहीं, बल्कि वो अपने लिए काले अंग्रेज
काले अंग्रेज यानी कलंक तैयार कर रहे थे। ठीक है, इसमें एक चीज और हुई कि जो ईसाई धर्म प्रचारक थे ना, जो अब तक भारत में प्रवेश कर रहे थे, उनको भी अब धर्म मतलब कि धर्म प्रचार करने की कानूनी अनुमति मिल चुकी थी इस एक्ट के तहत में। ये हो गया। अब इस चीजें सुनते जाओ, मैं आपको फिर लिंक बाय लिंक वापस समझा दूंगा। ठीक है, मतलब पूरा नहीं, आपको ये केवल समझते जाना है। ठीक है, अब देखिए 1813 के बाद में वापस एक एक्ट आती है, कंपनी एक्ट और लाती है, जिसे हम बोलते हैं 1833 का, वही चार्टर एक्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होना, अब अंग्रेज जो है भारत के बड़े हिस्से को जीत चुके थे। उन्हें लगा कि अलग अलग टुकड़ों में राज करने के बजाय पूरे देश का एक ही बॉस हो, पूरे देश का एक ही बॉस हो। अब तक हमने पढ़ा गवर्नर जनरल होगा, इसलिए मैंने मिटाया नहीं, आप ध्यान से समझिए। पहले कौन था? लॉर्ड वारन हेस्टिंग, गवर्नर जनरल कहाँ का? बंगाल का, याद रखना। ठीक है, लेकिन अब अंग्रेजों को क्या लगा कि पूरे देश का एक ही बॉस होना चाहिए, और इसीलिए बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? भारत का गवर्नर जनरल। किस एक्ट के तहत? 1833 के एक्ट के तहत। याद रखना, एक जो मैंने यहां से सवाल पूछा था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के माध्यम से कहा जाने लगा? एक्ट 1833। ठीक है, याद रहेगा। एक चीज और याद रखें कि अपने जो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे, वो बने थे लॉर्ड विलियम बेटी, लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठीक है, लेकिन एक चीज और याद रखना, लॉर्ड विलियम बेटिंग जो है, इन्होंने ही राजा राममोहन के, जो राजा राममोहन राय है, उनके साथ में मिलकर सती प्रथा भी खत्म की थी। ये चीज याद रखना आप इसके बारे में। ठीक है, किसके साथ में मिलकर? राजा राममोहन राय क्या की थी? सती प्रथा। ठीक है, समझ में आ गई। और पहले भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, और इन्होंने राजा राममोहन राय के साथ में मिलकर क्या की थी? सती प्रथा का खात्मा किया था। ठीक है, अब देखिए 1813 में हमने क्या बोला था कि चाय और चीन, जो उन दोनों को छोड़ा था ना, कंपनी का एकाधिकार था उस पर, चाय जो जो चीन वाली जो छूट बची थी, उसे भी इस प्रावधान के तहत खत्म कर दिया गया था। याद रखना, अगर एक जो मैंने पूछे चाय और चीन का व्यापार कब खत्म हुआ था, तो 1833 के तहत खत्म हुआ था। 1833 के तहत। लेकिन किसके अंदर एकाधिकार मिला था? 1813 में मिला था, याद रखना। ये इसमें क्या मिला था? 1813 में एकाधिकार। हमने क्या बोला था? एकाधिकार था उसमें, लेकिन उसे भी अब क्या कर दिया गया? खत्म। अब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह कंप्लीटली एक प्रशासनिक संस्था बन चुकी थी। क्या बन चुकी थी? प्रशासनिक संस्था। अब देखिए, कानून बनाने के लिए इसी में एक और सिस्टम 1833 में कानून बनाने के लिए मदद के लिए, मतलब कि कानून में मदद के लिए गवर्नर जनरल की जो परिषद थी ना, उसमें 1/4 जो है सदस्य जुड़ा गया है, और वो था लॉर्ड मैकाले। याद रखना, 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में ही पहला भारतीय विधि आयोग बना था। 1834 में ही मैकाले की अध्यक्षता में भारत का पहला विधि आयोग बना था। तो अगर भारत का पहला विधि आयोग पूछे तो विधि आयोग 1834 में बना था। किसके अध्यक्षता में? मैकाले की अध्यक्षता में। अब देखिए, इसमें एक धारा थी 87। कौन सी धारा थी? 87। और 87 की धारा में कहा गया कि किसी भी भारतीय को केवल धर्म या जन्म स्थान या वंश या फिर रंग, इसके आधार पर कंपनी की नौकरी से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके आधार पर नौकरी से वंचित नहीं किया जाता। लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेज थे, क्यों? क्योंकि ये केवल कागजों तक ही सीमित रहा। हकीकत में तो ऐसा होता था, चाहे धर्म हो गया, चाहे जन्म स्थान, चाहे वंश या रंग, इसके आधार पर नौकरी से वंचित किया जाता था। लेकिन 87 की धारा में यह लिखा था कि नहीं किया जाएगा, लेकिन वो केवल कागजों तक ही सीमित था। अब देखिए 1833 बाद में वापस एक एक्ट आता है 1853 का। कौन सा एक्ट आता है? 1853 का। अब देखिए इसमें क्या होना, याद रखना, हम अभी तक चार्टर एक्ट ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, 1853 जो एक्ट है, ये कंपनी के शासन का आखिरी चार्टर था। ये अंतिम चार्टर है, याद रखना। ठीक है, आखिरी चार्टर, अंतिम। एक तो आएंगे, लेकिन ये चार्टर अंतिम था, याद रखना। कैसे? कंपनी के शासन का
क्योंकि यहाँ से प्रशासन में जो लोकतंत्र की हल्की सी सुगबुहाट जो है वो शुरू हो गई थी, ठीक है। और इसी में 1853 में ही पहली बार गवर्नर जनरल के विधायी विधायी अर्थात कानून बनाना और कार्यकारी अर्थात कानून को लागू करना, इन दोनों कार्यों को क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। पहले एक थी, लेकिन और इसमें एक चीज और बढ़िया कर दी इन्होंने कि जो कानून बनाने के लिए जो 6 नए सदस्य भी जोड़ दिए गए, जिन्हें विधान पार्षद कहा गया, और इसी विधान पार्षद को छोटी संसद कहा गया। याद रखना, ये कई बार एग्जाम आया है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसआई हो, चाहे पीसीएस हो, हर बार एग्जाम आया है कि कानून बनाने के लिए मतलब कि पहली बार छोटी संसद किससे कहा गया, तो विधान पार्षद का, जिसे मतलब जो नए सदस्य जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया, और इसे ही बाद में छोटी संसद कहा गया, ठीक है। एक 1853 में आप एक चीज याद रखें कि इसमें जो है एक आईसीएस जो आईसीएस इस भर्ती के लिए, आईसीएस अर्थात सिविल सेवा, ठीक है, अफसरों की भर्ती के लिए इन्होंने खुली प्रतियोगिता अर्थात कि ओपन कंपटीशन शुरू कर दिया, ठीक है। अब मतलब कि भारतीय भी परीक्षा देकर बड़े अफसर बन सकते थे। इसके लिए 1854 में मेघालय समिति बनाई गई थी, हमने पढ़ा 1854 में, वापस 53 एक साल बाद मेघालय की समिति बनाई गई थी। इसमें एक चीज और हो गई कि पहली बार जो विधान परिषद में स्थानीय जो प्रांत थे ना, जैसे मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और जो आगरा, इनके 20 सदस्यों को इसमें शामिल कर लिया गया। इसमें ये चीज और आ गई, ठीक है। अब देखिए, अब तक हमने ये सारा डेटा पढ़ा है, विद थ्योरी पढ़ी है। अब इसे जरा एक बार वो समझ लेते हैं। एक हमारी महत्वपूर्ण चीज थी कि 1813 के अंदर 1 लाख का शिक्षा बजट पारित किया गया था, लेकिन और इसमें एक चीज और, चाय चीन को छोड़ के व्यापारिक एकाधिकार भी खत्म कर दिया। 1813 में हमने पहले पढ़ा है 1 लाख रुपए खर्च, चाय चीन एकाधिकार खत्म, ठीक है। तो ये याद रखना कि 1 लाख का शिक्षा बजट अंग्रेजों ने कब पारित किया था, 1813 के एक्ट के तहत किया था। एक और याद रखना कि 1833 लॉर्ड जो विलियम बेंटिक भारत के प्रथम क्या बने, जी गवर्नर जनरल, और विधि सदस्य अगर पूछे तो कौन थे, मेघालय थे। विधि सदस्य अगर एक दिन पूछे तो क्या नाम है, मेघालय है। एक याद रखना 1853 में आईसीएस अर्थात सिविल सेवा के लिए खुली परीक्षा कर दी इन्होंने, और इसी के अंदर विधान परिषद का गठन भी हो गया, और उसी विधान परिषद को क्या कहा गया, छोटी संसद। तो देखिए, अब तक हमने देखा है कि अंग्रेजों ने 1853 तक कानून बनाकर पूरे भारत को मुट्ठी में करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भारतीयों की भावनाओं को कुचल दिया, और इसका नतीजा हमने कहा तक पड़ा 53 मतलब चौथे साल 1857 की महान क्रांति, और इस क्रांति ने लंदन तक हड़कंप मचा दिया, और ब्रिटिश संसद को एहसास हुआ कि अब कंपनी के बस की बात नहीं है, अब कंपनी के बस की बात नहीं है। और इसीलिए अब हम पढ़ेंगे ताज का शासन, अर्थात 1858 से 1892, 1892, इसे हम बोलते हैं ताज का शासन। क्या बोलते हैं, ताज का शासन। अब देखिए ध्यान से सुनो, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बाय बाय कह दिया था कि भाई अब तुम रहने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस एक्ट को भारत के उत्तम शासन के लिए अधिनियम कहा गया। कौन सा एक्ट, 1858, याद रखना हम 1858 से 1892 चलेंगे। चलिए एक बार आपके लिए यहाँ और लिख देता हूँ, फिर आपको बार बार इनके में डाका चुप नहीं हूँ, ठीक है। 1858 का जो ताज का शासन, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया, बाय बाय कर दिया। इस एक्ट को भारत का उत्तम है शासन के लिए अधिनियम कहा गया। क्या कहा गया, अधिनियम। अब बात करते हैं, इसमें एक चीज और बड़ी है कि भारत का जो शासन अब कंपनी के हाथों से निकलकर सीधे कहां चला गया, ब्रिटिश क्राउन मतलब कि कहां चला गया, महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया। किसके अधीन हो गया, महारानी विक्टोरिया के अधीन। एक चीज याद रखिए, हमने पढ़ा था भारत के गवर्नर जनरल, क्या पढ़ा था, भारत के गवर्नर जनरल पढ़ा था, ठीक है, यहां पे पढ़ा था हमने। लेकिन अब भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर एक बार फिर बदल दिया, और नाम क्या रखा, वाइसराय। इसी के तहत 1858 में, याद रखना एक दो पूछे ना कि गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसराय कब किया गया, 1858 में किया गया। अब सुनिए, अभी और जो वाइसराय बना ना, वो पहला व्यक्ति था लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था, लॉर्ड
कैनिंग। और ये है ना, ये सीधे महारानी का प्रतिनिधि था। महारानी का क्या था? प्रतिनिधि। और भारत के पहले वायसराय कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग। अब देखिए एक इसमें क्या हुआ ना, जो लंदन है वहां पे एक पद बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अर्थात कि भारत सचिव। लंदन में एक नया पद बनाया गया, क्या नाम है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अर्थात कि भारत का सचिव। ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और भारत के प्रति जवाबदेह होता था, ठीक है। और भारत के जो सचिव की मदद के लिए भी 15 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई गई थी। अब देखिए इसके अंदर सबसे बड़ी ये हुई, इसमें द्वैध शासन खत्म हो गया। कैसे? हमने क्या पढ़ा था? 1784, हमने मिटा दिया लेकिन कोई बात नहीं। 1784 यहाँ लिखा है, ये देखिए फिर से एक में हमने पढ़ा था 1784 में क्या पढ़ा था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दो बने थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमने दोनों बनाए थे 1784 में। कंपनी ने यहाँ पे जो ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे उनको खत्म कर दिया, मतलब कि 1784 में बना बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमेशा के लिए अब समाप्त कर दिया गया। और इसके समाप्त करने के बाद में वापस एक एक्ट आता है 1861 का। कौन सा आता है? 1861 का, जिसे हम बोलते हैं भारतीय परिषद, ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम, ठीक है, याद रह जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम। अब ध्यान से सुनिए, 1858 में ढांचा तो लगभग बदल ही गया था। क्यों? क्योंकि अब अंग्रेजों को लगने लगा कि भारतीयों के सहयोग के बिना राज करना मुश्किल है, इसीलिए 1861 का एक्ट लेकर आए थे वो। और इसी एक्ट को जो है ये कहा जाता है सहयोग की नीति। सहयोग की नीति क्या कहा जाता है इस एक्ट को? सहयोग की नीति। इसके अंदर एक चीज और हुई कि वायसराय को यह शक्ति दे दी गई कि वे अपनी परिषद में कुछ भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में भी शामिल करें, ठीक है। और 1861 के बाद में 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने ये चीज याद रखना, 1862 वाली। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में। किसने? कैनिंग ने। इसने क्या किया? 3 सदस्यों को शामिल किया अपनी इस कार्यकारी परिषद के अंदर, 3 सदस्यों को शामिल किया। और हर बार एग्जामिनर पूछता है, चाहे किसी भी एग्जाम क्यों ना हो, किसी का भी, भारत में चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, यहाँ सवाल बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 व्यक्तियों को उन्होंने अपनी कार्यकारी परिषद में शामिल किया था। और वो तीनों सदस्य थे, एक तो बनारस के राजा, एक थे पटियाला के महाराजा और एक सर दिनकर राव। तो एक तो बनारस, याद रखना, एक बनारस, एक हो गया आपके पटियाला, दूसरे कौन है? पटियाला के महाराजा, ठीक है। और तीसरे थे अपने सर दिनकर राव। ये तीनों नाम याद रखना, इसलिए मैंने लिखा है, ठीक है। अब देखिए यहां से एग्जामिनर वाकई सवाल पूछता है कि कौन शामिल नहीं था, ये भी पूछ सकता है। आजकल कथन कारण का जो सिस्टम चल रहा है ना, उस हिसाब से वो ये भी पूछ रहा था कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 सदस्यों को शामिल किया था, इनमें से कौन शामिल नहीं है। ये भी प्रश्न बन सकता है, प्रश्न बनने में कुछ भी बन सकता है, ठीक है। एग्जामिनर क्या पूछे वो हम किसी को नहीं पता, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, लॉर्ड कैनिंग ने सरकार के जो काम है उनको अलग अलग विभागों में बांट दिया। जैसे कि मान लो गृह विभाग है उसका अलग हो गया, रक्षा विभाग का अलग, राजस्व में अलग बांट दिया, ठीक है। जैसे कि आज की हमारी कैबिनेट की व्यवस्था की जनरली की जो प्रणाली है ना, वो यही है, जनरली की जो प्रणाली। इसीलिए आपको याद रखना है कि लॉर्ड कैनिंग है ना, इसको लॉर्ड कैनिंग को कैबिनेट व्यवस्था की जो जननी है उसका जनक कहा जाता है, ठीक है। अब इस एक्ट के अंदर एक चीज और याद रखें, 1861 वाला हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। 1862 की मैंने कैनिंग ने ये जो शामिल किए वो सदस्य बताए, लेकिन एक्ट कौन सा चल रहा है? 1861 का। इसमें क्या हुआ? एक ऑर्डिनेंस पास हुआ, अर्थात ऑर्डिनेंस मतलब कि अध्यादेश पास हुआ। संकट के समय में वायसराय को जो है परिषद की मंजूरी के बिना कानून बनाने की भी शक्ति मिली, जो कि 6 महीने या उससे थोड़ा अधिक मिले तो, वरना 6 महीने तक ही मान्य रह सकती थी, ठीक है। इसमें एक चीज और हुई कि मद्रास और बॉम्बे जो कि कानून बनाने की शक्तियां 1833 में छीनी गई थी, उन्हें यहाँ पर वापस दे दी। तो याद रखना, मद्रास और बॉम्बे को कानून बनाने की शक्ति भी किसने दी? 1861 के
एक्ट में दी गई थी, याद रखना 1833 में हमने छीन ली थी इनसे, ठीक है यहाँ पे, लेकिन दी कब जा रही है 1861 में, याद रहेगी बात, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज और हुई कि जो बीच में 1800 जो आपके 61 के बाद में हम बात करेंगे 1876 के अंदर एक शाही उपाधि अधिनियम आया 1876 में, ये आपको जैसे उतना हम पढ़ते नहीं है लेकिन आपको ये याद रखना 1876 में एक आया था शाही अधिनियम, हम बोल शाही उपाधि बोल सकते हो ना, शाही उपाधि। शाही उपाधि किससे, शाही उपाधि अधिनियम इसलिए क्योंकि बीच में एक छोटा सा बदलाव हुआ था, 28 अप्रैल 1876 को क्या वो महारानी विक्टोरिया को आधिकारिक तौर पर, यहीं से याद रखना ये सन वो है 1876 वाली, महारानी विक्टोरिया को आधिकारिक तौर पर भारत की साम्राज्ञी अर्थात इम्पेक्स ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया था, इसलिए ये वो सन है 1876, याद रहेगी। अब देखिए इसके बाद में फिर एक एक्ट आता है अपने 1876 के बाद में 1892 का एक्ट, कौन सा एक्ट आता है 1892, ये भी क्या है भारत परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम। 1885 में याद रखिए हम कौन सा पढ़ रहे हैं 1892 पढ़ रहे हैं, 1876 और 1892 इन दोनों के बीच में एक सन आती है जिसका है 1885। क्या हुआ था 1885 को, 1885 को था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, क्या हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन चुकी थी, ठीक है। अब भी क्या है ना पढ़े लिखे लोग जो है ना पढ़े लिखे वो भी भारतीय बजट और प्रशासन में जो है हिस्सेदारी मांग रहे थे, और इसी दबाव में 1892 का एक्ट लाया गया था, ठीक है। 1885 में कांग्रेस बन गई थी, कांग्रेस में जो पढ़े लिखे सदस्य थे वो अब बजट जब भारत में बजट पेश होता था या प्रशासन में जो है हिस्सेदारी की मांग कर रहे थे, और जो है शासन जो है प्रशासन वो इनके दबाव में आ गया, इसीलिए उन्होंने एक्ट लाया 1892 का, ठीक है। और पहली बार भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था। तो एजुमनी यहां से फिर सवाल निकालता है कि किस एक्ट के तहत पहली बार भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, तो याद रखना वोट देने का अधिकार नहीं मिला उनको, केवल प्रश्न पूछ सकते हैं, बहस कर सकते हैं बजट पर, लेकिन वोट नहीं दे सकते। तो प्रश्न यहां से भी बनता है, ठीक है। चलिए ये चीज समझ में आ गया आपको, आगे चलते एक चीज याद रखना, इसके मतलब कि आप जैसे कि मैंने बोला था पहले भी बोल रहा हूं कि लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं मिला, वोट अर्थात कि इलेक्शन निर्वाचन अप्रत्यक्ष चुनाव, लेकिन याद रखना इसके अंदर की चुनाव तो है तो अप्रत्यक्ष, लेकिन निर्वाचन अर्थात कि इलेक्शन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, कैसे हो, लेकिन गैर जो सरकारी सदस्यों के चयन के लिए एक समिति और एक प्रोक्ष प्रक्रिया शुरू की गई थी, क्या शुरू की गई थी प्रोक्ष प्रक्रिया, और यहीं से जो है भारत में संसदीय व्यवस्था के बीज बोए गए थे। समझ में आ गए, कुछ डेटा मैं आपको एक बार वापस समझा देता हूं, ध्यान से सुनो। पहले वायसराय और विभागीय प्रणाली के जनक कौन है, मैंने पहले बताया था, विभागीय प्रणाली के जनक और पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अब देखिए 1861 में हमने पढ़ा अध्यादेश जारी करने की पहली बार शक्ति मिली थी इसमें, ठीक है 61 के अंदर, और 1892 में तो आपको याद ही रख ही सकते हो 92 वाला तो, क्यों, क्योंकि भारतीयों को बजट पर बोलने का हक मिला था। समझ में आ गई बात, अब तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो अब तक हम देख चुके हैं 1892 तक क्या देख चुके हैं कि भारतीयों को बजट पेश करने का मौका तो मिल गया, लेकिन अब देश में क्रांति का जो है जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद बढ़ रहा था, क्या बढ़ रहा था क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। अंग्रेजों को अब ये डर खाने लगा कि अगर हिंदू और मुस्लिम ये एक रहे तो अंग्रेजों का बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा, और इसी डर से पैदा हुए राजनीति के दो सबसे चर्चित कानून, और हम वो अगले जो कानून है वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। कौन से, हम बात करेंगे 1909 और 1919, ठीक है, सभी को बताइए 1919। तो ये आपकी पहली क्लास थी इंडियन पॉलिटी। मैंने पहले भी कहा है कि मैं 0 से स्टार्ट करूंगा और हम इसे 0 से सिक्कर तक ले जाएंगे। मैं आपको राजस्थान से कंप्लीट पूरी पॉलिटी करवा दूंगा जो कि एसआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है, और बिना हम किसी के बीच में ना कोई बकवास बातें ना कोई बहस, ठीक है। पढ़ना आपको है, देखना आपको है, और हम अगर हमारी ये क्लास आपको बढ़िया लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दूसरी बात है, अगर चैनल को सब्सक्राइब करो तो मत करना,
लेकिन कमेंट करके बताना जरूर आप, ठीक है। सब्सक्राइब तो करो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हमारा काम है पढ़ाना, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे ना थ्योरी से तो कोई पॉलिटी मिलना मुश्किल है, और मैंने भी एक काफी जगह ढूंढा है, फिर वापस पूरा डेटा खुद के इकट्ठे किया पूरा डेटा, उसके बाद में पढ़ाने का सोचा है। इसलिए आप हमें ये सारी चीज जो है कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो हमारी होगी इंडियन पॉलिटी की क्लास नंबर 2, वो उसमें हम काफी सारी चीजें, उन चीजों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल जिया इंस्टीट्यूट।